हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो एडुटेरिया 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अब आज से फिर से आपकी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डिटेल में सभी यहाँ पर डिस्कस कराने वाला हूँ। 20 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ इसके डिस्कस कर लिए थे। टोटल इस बुक में 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अब आज से आपकी ये जो सीरीज स्टार्ट होगी, इसमें डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो बुक है, जितने भी टीचर एग्ज़ाम है, एनडीए है, सीडीएस है, बैंकिंग है, रेलवे, एसएससी, जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं आपके, और ये वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं जिनमें भी यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बुक उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 21 से स्टार्ट करने वाला हूँ और पूरे 150 यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी को डिटेल में डेली यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अब देखो, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी संहिता इसमें से कौन सा ऑप्शन है। वाजसनेयी है, मैत्रायणी है, तैत्तरीय है या फिर काठक है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा आपको बताना है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी संहिता जो है वो वाजसनेयी है, इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर वाजसनेयी शब्द है ये वाजसनेय से लिया गया है। किससे लिया गया है? वाजसनेय से लिया गया है, जो कि यहाँ पर वाजसनेयी शाखा के संस्थापक थे। ये किसके द्वारा दिया गया था? वाजसनेयी संस्था के संस्थापक जो थे उन्हीं के द्वारा ये वाजसनेयी शब्द दिया गया था। और इसके दो जीवित संस्करण हैं। कौन कौन से दो जीवित संस्करण हैं? तो पहला नंबर है वाजसनेयी माध्यायदिना है। क्या है नाम? वाजसनेयी माध्यायदिना, मतलब माध्यायन दिना है। और जो दूसरा है यहाँ पर, दूसरा क्या नाम है? वाजसनेयी कण्व नाम है। क्या है? वाजसनेयी कण्व नाम है। क्या नाम है? कण्व नाम है। तो ये जो दो हैं ये जीवित संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाजसनेयी के यहाँ पर जीवित संस्करण कौन कौन से दो हैं, तो वाजसनेयी माध्यायनदिना है और वाजसनेयी कण्व हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का यहाँ पर स्रोत है। अब देखो, जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है ये है कहाँ पर? सबसे पहले तो प्लेस की बात हम जान लेते हैं। तो इसका जो स्थान है वो स्थान यहाँ पर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा से यहाँ पर भुवनेश्वर नामक स्थान से, कहाँ से है? उड़ीसा में ये पड़ता है। और भुवनेश्वर से कितनी दूर है? तो 3 मील दूर है। 3 मील दूर जो है उज्जैन जो है यहाँ पर नामक पहाड़ी है। उस पहाड़ी में एक शिलालेख है जिसका नाम यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितनी दूर है भुवनेश्वर से? तो 3 मील दूर है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि किस शासक के विषय में जानकारी यहाँ पर देता है, तो ये खारवेल शासक के बारे में जानकारी देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। आपको बताना है कि जो मध्य पाषाण काल है उसमें कहाँ पर जो है पशुपालन के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तो वो बागौर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? बागौर में मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण हैं वो बागौर में मिले हैं। और यहाँ पर कहाँ मिले हैं? तो भीमबेटका में मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरा यहाँ पर मध्य पाषाण काल का ही जो है वो भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका, जो कि कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर भी जो है आपके पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। और तीसरा जो है वो महागढ़ है, जो कि नवपाषाण काल का है। तीसरा जो है क्या है? महागढ़ ये कब का है? तो ये नवपाषाण काल का है। इसमें भी जो है यहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। वैसे जो है पशुपालन के अगर हम प्रमाण की बात करें या शुरुआत की बात करें तो वो नवपाषाण काल से ही माना जाता है। और जानवरों को पहली बार जो पालतू बनाया गया था वो 13,000 ईसा पूर्व, 13,000 ईसा पूर्व जो है वो साक्ष्य मिले हैं कि 13,000 ईसा पूर्व यहाँ पर पशुओं को जो है पशुपालन में
यहाँ पर पहली बार पालतू बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है कि मध्य पाषाण काल, तो आपको याद रखना कि बागौर से सबसे पहले मिले हैं और ये सबसे प्राचीन जो है यहाँ पर प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल के। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी, तो रामचंद्र देव को यहाँ पर दी थी, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन जो खिलजी था, ये खिलजी वंश का क्या था, दूसरा शासक था, दूसरा शासक था। तो पहला शासक कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी था। क्या था पहला शासक, पहला शासक जो था जलालुद्दीन खिलजी था। और ये जो अलाउद्दीन का था, ये ससुर था। क्या था, अलाउद्दीन का ससुर था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी को यहाँ पर मार करके उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद ये शासन पर बैठ गया था और शासक बन गया था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हिंदू शासक को, किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी, तो रामचंद्र देव को दी थी, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद स्मृति में यहाँ पर बना था। ये आपको बताना है कि जो हुजूर साहब का गुरुद्वारा है वो यहाँ पर किसकी याद में बना था। तो गुरु नानक देव की याद में, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या फिर गुरु तेग बहादुर सिंह। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की याद में यहाँ पर ये बनाया गया था हजूर साहब का गुरुद्वारा। और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो यहाँ पर सिखों के जो है 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, 10वें और अंतिम यहाँ पर गुरु थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है या फिर शाहजहां है। तो कौन सा यहाँ पर मुगल शासक था जिसके जो है समय में यहाँ पर भित्ति चित्रकारी की स्टार्टिंग हो गई थी। अच्छा ये बताइए आप लोग कि भित्ति चित्रकारी होती क्या है। तो जो भित्ति चित्रकारी होती है वो दीवार पर बनाई जाने वाली जो कलाकृतियाँ होती हैं उसी को भित्ति चित्रकारी कहते हैं। और यह सबसे पुरानी कलाओं में एक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है कि मिट्टी और गोबर से यहाँ पर चित्रकारी की जाती है। इसका भी चित्रकारी में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि किस मुगल शासक के यहाँ पर जो है भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। तो ये अकबर जो यहाँ पर शासन कर रहा था उसी के शासनकाल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हो गई थी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया है। अमीर खुसरो ने दिया है, फरिश्ता ने दिया है, इब्न बतूता ने या फिर जियाउद्दीन बर्नी ने यहाँ पर जो है डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है। तो यहाँ पर इब्न बतूता ने दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में जो प्रचलित वहाँ पर डाक व्यवस्था थी उसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन किया था, तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है। इधर दिया गया है समाचार पत्र और इधर दिए गए हैं संपादक और भी यहाँ पर संस्थापक दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सोजे वतन जो है, सोजे वतन प्रेमचंद जी का है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब यहाँ पर नहीं पूछा था तो ये गलत हो जाएगा। फिर इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान, ये है तारक नाथ दास का, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश यहाँ पर किसने दी थी। तो मैकडोनाल्ड आयोग ने दी थी, स्मिथ आयोग ने दी थी, स्ट्रेची आयोग ने दी थी या फिर उपयुक्त में से यहाँ पर किसी ने जो है वो नहीं दी थी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अकाल आयोग की जो स्थापना जो है उसकी सिफारिश यहाँ पर किसने की थी, किसकी सिफारिश में अकाल आयोग यहाँ पर गठित किया गया था। तो ये जो है स्ट्रेची आयोग के द्वारा यहाँ पर इनकी सिफारिश, स्ट्रेची जो आयोग था उसकी सिफारिश में यहाँ पर अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अकाल आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1878 ईस्वी में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके जो यहाँ पर अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो स्ट्रेची आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रिचर्ड स्ट्रेची। क्या नाम था, रिचर्ड स्ट्रेची। और इन्हीं की अध्यक्षता में यहाँ पर जो है
अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसका नाम जो है स्ट्रेची आयोग है। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था, मद्रास में, नागपुर में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो 1885 में क्या था, 1885 में एओ ह्यूम ने क्या नाम था, एओ ह्यूम ने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। स्थापना इसकी किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? तो 1885 में की थी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये मैं ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक यहाँ पर क्या है? ट्रिक है बकमई। क्या याद रखना है? बकमई। मतलब कि जो पहला अधिवेशन था वो यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। आपको याद रखना है बम्बई में जो है पहला अधिवेशन हुआ था। बम्बई, एक मिनट, बकमई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बम्बई में यहाँ पर सबसे पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई, याद रखना है, मुंबई। और यहाँ पर फिर कोलकाता में दूसरा अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में। फिर थर्ड जो था ये मद्रास में हुआ था, मद्रास चेन्नई में हुआ था। और फिर इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, इलाहाबाद में हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इलाहाबाद, जिसका नाम अब जो है प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद। अब देखो 1885 में मुंबई में हुआ था, फिर 1886 में कोलकाता में हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 1886 में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर कोलकाता तो कोई ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फिर 1887 में यहाँ पर मद्रास में हुआ था, और 1888 में जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये ट्रिक भी आपको याद रखना है। अगर ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आराम से आपको ये जो 4 सीक्वेंस हैं ये याद रहेंगे कि कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए। इन्हीं अधिवेशन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपको पूरे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, वांडिवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने यहाँ पर किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, सर आयरकुट ने किया था, या फिर उपर्युक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा? तो ये जो है वांडिवास का जो युद्ध था उसमें सर आयरकुट ने यहाँ पर जो है वो इसका नेतृत्व किया था, इसलिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन यहाँ पर कब कहा था? 1920 में कहा था, 1930 में कहा था, 1942 में कहा था, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा? तो ये जो गांधी जी हैं ये 1930 में यहाँ पर कहे थे कि जो शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि लेखानुमोदन, वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट जो था, अंतरिम बजट इसको कहते हैं, के बीच यहाँ पर क्या अंतर था? तो फर्स्ट है यहाँ पर कि स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। सेकंड है यहाँ पर कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। तो इसमें बोला गया उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ पर कथन जो है वो सही है, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर जो पहला है तो ये तो गलत है, लेकिन सेकंड वाला आपका करेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा? केवल 2, मतलब कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है, दिए गए कूट को सही उत्तर पर चयन करना है। चलिए देख लेते हैं, सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ मिलाना है। अब देखो यहाँ पर 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं जो अनुसूची होती है उसमें दल बदल कानून का प्रावधान है, इसलिए क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
नवी जो अनुसूची है उसमें कुछ अधिनियमों का यहाँ पर विधि मान्यकरण है, तो बिल्कुल यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आपको लिख देना है। फिर 7वीं जो अनुसूची उसमें विधायी शक्तियों का विवरण है, तो यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर है 8वीं अनुसूची जो कि यहाँ पर बचा हुआ भाषा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आपको 8वीं अनुसूची याद रखना है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की स्पेलिंग क्या होती है, LANGUAGE। अब यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर कितने यहाँ पर शब्द हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से क्या है, लैंग्वेज में भी 8 शब्द होते हैं, यहाँ पर वर्ण होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर लेटर कितने हैं, 8 है, तो 8 अनुसूची मतलब कि लैंग्वेज यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 3 4 1, 2 3 4 1 मतलब बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है। तो अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, आयरलैंड से है, या फिर यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर है। तो चलिए बताइए एक बार, आप सभी लोग आंसर करिए कमेंट में। तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो यहाँ पर होंगे, मूल अधिकार होगा, उद्देशिका होगा, या फिर 7वीं अनुसूची होगी। चलिए बताइए यहाँ पर 16 का कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही यहाँ पर हो जाएंगे। भारत के संविधान में यहाँ कह रहा है कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श घोषणा करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही यहाँ पर घोषणा करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें यहाँ पर उपबंध किया गया है। उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर उपर्युक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भारत का संविधान है उसका जो उद्देश्य है उस रूप में जो आर्थिक न्याय है वहाँ पर उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, 17 का बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सही है। तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को यहाँ पर संसद में पारित करने की आवश्यकता है। तो साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत और सभी राज्यों के आधे से अनुसमर्थन द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। तो साधारण बहुमत द्वारा, अगर आप नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो है ये साधारण बहुमत द्वारा ही पारित हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश यहाँ पर कौन सा है। पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, या फिर इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया है, ये हो जाएगा श्रीलंका के बाद, तो आपको डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर देना है। चलिए अभी 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि शून्य अंश, अक्षांश तथा शून्य अंश जो देशांतर हैं वो कहाँ पर आपके यहाँ पर मिलते हैं मैप में, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या फिर हिंद महासागर। तो देखो शून्य अक्ष जो अक्षांश, जैसे कि ये पृथ्वी है तो यहाँ पर ये शून्य अक्ष अक्षांश हो जाएगा और ये देशांतर हो जाएगा। कहाँ पर ये जो मिलता है, तो इसका मतलब है कि अटलांटिक महासागर में ही मिलता है, इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आपको ये बताना है कि जो लैटेराइट मिट्टी होती है इसमें ऑप्शन 1 2 3 4 दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है कथन जो है गलत है, ये आपको बताना है। ये साधारण है, लाल रंग की होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर यह मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती, तो ये नहीं होता, इसलिए सेकंड वाला तो करेक्ट हो जाएगा। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ, तो ये भी गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है, इन मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती, बिल्कुल होती, तो इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव ऑप्शन है तो गलत हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
जलमार्गों को उनके सही मार्ग में यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, आपके जलमार्ग दिए गए हैं और इधर जो है आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये कहाँ पर हैं, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। जो यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो हल्दिया से इलाहाबाद तक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो धुबरी से यहाँ पर सादिया तक है, तो बिल्कुल यहाँ पर सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, तो ये कहाँ है, ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो बचा हुआ है, अब बी ही बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 9 जो है वो आलापुझा, कोट्टायम और अथिरामपुझा नहर तक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी डी ए बी, मतलब कि सी डी ए बी किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण यहाँ पर समुद्री मार्ग आपको बताना है। तो उत्तरी प्रशांत समुद्र मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, तो यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है व्यस्त रहने वाला समुद्री मार्ग है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी जो प्रतिशत है वो यहाँ पर सर्वाधिक है, तो गोवा में ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइए एक बार, आप सभी लोग आंसर करिए कि यहाँ पर 26 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तापमान होगा, वृष्टि वर्षा मतलब कि आर्द्रता, या फिर वायु गुणवत्ता हो जाएगा। चलिए बताइए एक बार, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से। तो यहाँ पर वर्षा ही हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर कृषि को दुष्प्रभावित कर देता है मौसम, क्योंकि अगर किसान की फसल है तो वो क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है या फिर वो सड़ जाती है उसी में, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य पुरुष तथा वर्णांध नारी से विवाह से बच्चे वहाँ पर कैसे होंगे, ये आपको बताना है। तो अगर वर्णांध पुरुष है तो यहाँ पर वर्णांध पुत्र होगा और वाहक पुत्रियां हो जाएंगी, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर ये पुरुष यहाँ पर वर्णांध है, मतलब कि यहाँ पर उसको कलर नहीं सही से दिखाई पड़ते हैं, तो क्या होगा, अगर पुत्र होगा तो वहाँ पर उसमें तो आपको उसकी जो भी विशेषताएं होंगी वर्णांधता की वो देखने को मिलेगी, लेकिन जो पुत्रियां होंगी उनमें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वो वाहक होंगी, मतलब उनके अंदर वो जीन्स पाए जाएंगे। जब उनकी किसी और से शादी होगी, तो जब उनके बच्चे होंगे तो वहाँ पर अगर वो पुत्र होगा तो बिल्कुल वहाँ पर वो भी वर्णांध पुत्र ही होगा। तो इस तरीके से वर्णांध पुत्र और वाहक पुत्रियाँ हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसोप्रेसिन को एंटी डायरोरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि यह उच्च रुधिर चाप को कम करता है, यह मूत्र निर्माण को रोकता है, यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है, या फिर यह मूत्र उत्सर्जन को यहाँ पर बढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि कशेरुकियों में मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। तो मेलेनिन के कारण होता है, यूरिक अम्ल के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल के कारण यहाँ पर जो मूत्र का रंग होता है वो पीला हो जाता है, यूरिन का जो कलर होता है वो येलो होता है, तो यहाँ पर यूरोक्रोम पाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको लॉक करना है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का यहाँ पर कारण नहीं है। तो जीनों की स्वतंत्र अपव्यूहन, जीन विनिमय, संलग्नता, या फिर उत्परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर संलग्नता जो है वही भिन्नता का कारण नहीं है, और सभी यहाँ पर जीन विनिमय भी यहाँ पर अलग अलग होते हैं, उत्परिवर्तन भी अलग अलग होते हैं, जीनों की स्वतंत्र अपव्यूहन भी अलग अलग होती है, तो यहाँ पर ये सभी गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि सैल्वरसन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो सिफिलिस के लिए किया गया था, टाइफाइड के लिए किया गया था, मेनिनजाइटिस के लिए किया गया था, या फिर दस्त के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया था। तो ये जो है सैल्वरसन जो है वो जो है सिफिलिस के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत्र अंकुरणों के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पर सत्य नहीं है। तो जो आंत्र अंकुरों होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है।
तो यहाँ पर इसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। इनमें सतही क्षेत्र बढ़ जाता है, बिल्कुल होता है, तो गलत हो जाएगा। इसके भीतर कोशिकाएं और लैक्टियल वाहिकाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, तो ये भी गलत है। ये केवल वसाओं का पाचन करते, तो ऐसा तो नहीं है केवल कि वसा का ही पाचन करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो डी ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का यहाँ पर विमोचन होता है? तो थायरॉक्सिन का होता है, ट्राई आयोथायरोनिन होता है, या फिर थाइमोसिन होता है, या फिर थायरेक्लेसीटोनिन होता है। तो यहाँ पर थाइमोसिन होता है, इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा 33 का जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में यहाँ पर उपयुक्त होता है, जो कि यहाँ पर कैलोरी नहीं देता है? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, एस्पार्ट्रेम है, या फिर सुक्रालोस है? चलिए जल्दी से बताइए, एक बार आप सभी लोग कमेंट करिए। तो जो सुक्रालोस होता है वो कैलोरी यहाँ पर नहीं देता है, इसलिए डी ही ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक यहाँ पर दबाया जाता है? तो घर्षण में कमी आ जाती है, घर्षण में वृद्धि हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर पहले घर्षण बढ़ता है और फिर घर्षण की यहाँ पर कमी हो जाती है। तो यहाँ पर घर्षण में क्या होगी, अगर आप दबाएंगे दो पृष्ठों को बलपूर्वक तो यहाँ पर घर्षण में वृद्धि हो जाएगी, तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो प्रकृति में सर्वाधिक यहाँ पर धात्विक है? तो Ba है, Be है, Ca है, या फिर Sr है? तो Ba जो है सबसे ज़्यादा धात्विक हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो तत्वों का रंग जो होता है वो आवर्त सारणी में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि तत्वों के रंग के बारे में, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपको लॉक कर देना है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर उपधातु का यहाँ पर उदाहरण है? तो यहाँ पर कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, और सभी धातुएं, चाहे शीशा की बात करें, सोना, ब्रोमीन, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। उपधातु क्या है? सिलिकॉन, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्या यहाँ पर अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको मापने के लिए हम यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? तो ताप वैद्युत तापमापी का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन ही आपको करेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण का किया जाता है, साइटोलिसिस का किया जाता है, विपरीत परासरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा? तो विपरीत परासरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में यहाँ पर कौन सा असत्य है? आपको यहाँ पर असत्य बताना है। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है, बिल्कुल होता है, तो गलत हो जाएगा। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, बिल्कुल एक दिशी होता है, तो ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती जाती, तो ऐसा तो नहीं, घटती तो नहीं, बढ़ती, इसलिए यही गलत है। सी ऑप्शन ही आपको करेक्ट कर देना है। चौथा जो ऑलरेडी यहाँ पर गलत होगा। चलिए यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित यहाँ पर नहीं किया गया था? तो राष्ट्रीय उद्यान तो किया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य भी था इसमें शामिल, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। टाइगर रिजर्व, तो इसी के लिए तो यहाँ पर अधिनियम ये लाया गया था, तो सी भी गलत हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर नहीं किया गया था अधिसूचित, इसलिए डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देखो 1972 में ये जो है जीव संरक्षण अधिनियम यहाँ पर लाया गया था, और तभी से जो है टाइगर मतलब बाघ को यहाँ पर क्या कर दिया गया था? भारत का जो है नेशनल एनिमल यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। उससे जो पहले था वो यहाँ पर हमारा जो था वो लायन था, मतलब कि बाघ था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 1972 से पहले हमारा बाघ था, मतलब शेर जिसको कहते हैं। या फिर 1972 जब अधिनियम ये आ गया था, जीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद जो है टाइगर रिजर्व यहाँ पर जो है मतलब संरक्षित कर दिए गए थे। और जो टाइगर था मतलब कि जो चीता था वो हमारा यहाँ पर नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित बुक जो है पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में यहाँ पर लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं, जय तीर्थ रावत हैं, रामचंद्र गुहा हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो यहाँ पर जय तीर्थ राव ने यहाँ पर जो चर्चित पुस्तक है अर्थशास्त्री गांधी वो इन्होंने लिखी है, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में लाल पांडा जो है उसके संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को यहाँ पर कब लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना 1994 में लाल पांडा परियोजना लागू की गई थी। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति क्या कहलाती है। यहाँ पर तो ट्रोपोफाइट कहलाती है, जीरोफाइट कहलाती है, हेलोफाइट या फिर लिथोफाइट यहाँ पर कहलाती है। चलिए बताइए एक बार कमेंट करिए जल्दी से। तो बिल्कुल जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जैसे डिजर्ट होता है उसको जीरोफाइट बोला जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये आपको बताना, तो ये हैदराबाद में ही स्थित है, सभी को पता है, इसलिए ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर अदृश्य गैलेक्सी जो है या फिर अदृश्य गैलेक्सी जो है या फिर ब्लैक गैलेक्सी के भी कहते हैं, इसकी खोज यहाँ पर किस देश के शोधकर्ताओं ने की थी। तो इटली के शोधकर्ताओं ने की थी, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि विपरीत अधिशेष क्या है। ये आपको बताना है कि जो विपरीत अधिशेष है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो किसानों द्वारा उत्पादन होता है वो बाजार में बेचा गया एक अंश ही क्या होता है, विपरीत अधिशेष होता है, इसलिए ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक GII को यहाँ पर किस वर्ष शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। तो 2010 में जो है यहाँ पर शामिल किया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ आपको सुमेलित करना है। इधर खिलाड़ी दिए गए हैं और इधर क्या दिए गए हैं, आपको खेल दिए गए हैं। तो देखो उन्नत जो हुड्डा हैं वो यहाँ पर किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से हैं संबंधित, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनाहत सिंह जो हैं वो यहाँ पर स्क्वैश से संबंधित, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर है द्युति चंद एथलेटिक्स से हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अमित जो पंघाल हैं वो क्या है, बॉक्सिंग से यहाँ पर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर CBAD जो होगा किसमें करेक्ट है, तो डी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम सारी अपडेट आपको यहाँ पर डेली प्रोवाइड करते रहते हैं, और जितनी भी PDF होती हैं वो भी मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन करके आप टेलीग्राम चैनल को आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।